हेलो एंड वेलकम गाइज। क्रेजी पेट्रियटिज्म नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो है वो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एनसीईआरटी के लिए है। एनसीईआरटी की जो क्लास 6 है, इसके हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है, यह है सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, ये जो क्लास है, ये क्लास बेसिकली हम हिंदी बच्चों के लिए लेकर आए हैं, हिंदी माध्यम के लिए। और ये जो क्लास है, ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, पुलिस, सीटेट, ईटीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलो बिना बकवास किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू इस क्लास में आपको बने रहना है। और ये क्लास जो है वो हम यूपीएससी के लेवल का इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये सीरीज ही यूपीएससी के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। कंटेंट बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर आप बनने रहोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर एक चीज़ का हम जो है वो विश्लेषण यहाँ पे करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कक्षा 6 का भूगोल हिंदी मीडियम। दोस्तों, इसमें अगर विषय सूची यानी कंटेंट पे अगर हम नज़र डालें तो इसमें पहला चैप्टर आपका सौरमंडल में पृथ्वी है, यानी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये आज हम करने जा रहे हैं। फिर दूसरा चैप्टर जो है वो ग्लोब यानी अक्षांश एवं देशांतर का है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। एक है आपका चौथा चैप्टर जो है वो मानचित्र है, यानी मैप वाला। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, पांचवा चैप्टर। यहाँ पे मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, हमारा देश भारत और कंट्री इंडिया। यहाँ पे भारत एवं जलवायु तथा वनस्पति प्राणी। यहाँ पे क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड विल्ड फाइल, यहाँ पे विल्ड लाइफ है, सॉरी। ये जो टोटल 8 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, इन पे हम जो है यहाँ पे कोई चैप्टर है जो बहुत बड़े हैं। और ये आपका जैसे मानचित्र वाला चैप्टर है, ये इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे कोई छोटे चैप्टर भी है, तो इनको हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके बारे में। आपको क्लास में बने रहना है, ठीक है। ये आपकी बुक जो है कुछ इस प्रकार से है, पृथ्वी एवं हमारा आवास। ये आपकी बुक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक है। यहाँ पे बुक सेम है, आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ये चैप्टर का जो नाम है, पहला चैप्टर का जो नाम है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें आपकी पृथ्वी, ये आपका सूर्य है, इसको सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। और ये आपकी पृथ्वी है पृथ्वी है। यहाँ पे सूर्य के सबसे जो नज़दीक का ग्रह है वो है बुध। फिर आपका आ जाता है वेनस यानी शुक्र। फिर आती है आपके तीसरे नंबर पर पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी जो है वो आकार में जो है हमारे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। 8 ग्रह है, तो इसमें पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से ये जो है वो तीसरा ग्रह है। यहाँ पे सही नहीं बन रहा है, सॉरी। तो ये आप इस पे अगर नज़र डालोगे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रूबरू करवा देता हूँ कि यह आपका सन है। ये आपका सन है। ये जो 8 ग्रह है,
ये आपको पता है कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये यार, ये आप जो देख रहे हो ये, इसको हम इसका क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको आपसे पूछना भी चाहूँगा, आपको कमेंट पे बताना है कि ये जो चीज़ है, ये घूम रही है, ये लाइन सिक आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, अन्यथा मैं आगे आपको बता दूंगा इसके बारे में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये इसका अध्ययन हम आगे भी करेंगे। हमने तो बेसिकली ये आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये सन है आपका, ये 8 ग्रह है। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भूगोल क्या है, सबसे पहले भूगोल क्या है, तो भूगोल जो है अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन भूगोल है। भूगोल जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको सभी को पता है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और यह दो मूल शब्द है, ग्रीक के दो मूल शब्दों से बना है। यहाँ पे एक तो जियो और एक ग्राफी। जियो का अर्थ यहाँ पे हिंदी में है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, जिसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अर्थ क्या बनता है, पृथ्वी का वर्णन करना। आगे बढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये आपका अंग्रेजी का शब्द है। ज्योग्राफी अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह आपको पीछे आपको बता दिया गया है कि ग्रीक भाषा से लिया, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का क्या अर्थ है, पृथ्वी का वर्णन करना। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जिस शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी, एवं ग्राफिया, और ग्राफी का अर्थ है लिखना। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी डाउट क्लियर कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जियो है, यहाँ पे जियो आपको दिखाई दे रहा है, जियो जियो। इसमें लॉजी हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लॉजी। लॉजी का अर्थ क्या है, यहाँ पे अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। मेट्रो का अर्थ है मापन करना, यानी पृथ्वी का मापन करना। इसमें ये जोड़ देंगे, हम GEO, और बाद में आपका ये मेट्रो वाला अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पृथ्वी का मापन करना। फिर आइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यहाँ पे जो है वो आकार के अनुरूप, ओइड का मतलब है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो जियोओइड का मतलब है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये आपको बता दिया मैंने कि ये क्लास है, ये क्लास जो है वो आपकी UPSC, PCS, SSC, पुलिस, सीटेट ETC सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी है। आपको इस क्लास में बने रहना है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भूगोल को आपको पता है कि इंग्लिश में आप इसको ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, ज्योग्राफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे भूगोल को जो है वो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है आपका मानव भूगोल, एक होता है आपका प्रादेशिक भूगोल या भारत का भूगोल। प्रादेशिक का यहाँ अर्थ क्या है, प्रादेशिक का यहाँ अर्थ है किसी प्रदेश से संबंधित, प्रादेशिक का अर्थ क्या है बच्चों, तो प्रादेशिक का अर्थ है किसी प्रदेश से संबंधित। तो यहाँ पे किसी प्रदेश से संबंधित, जैसे हम अगर इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया का भूगोल पढ़ेंगे, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और अगर हम किसी और प्रदेश या और कंट्री में रहते हैं तो वहाँ की ज्योग्राफी हमें पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पे भौतिक भूगोल मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। ये आपकी जो
बुक है उसमें नहीं दिया गया है, या आपको खुद से ही बनाना पड़ता है। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक परिघटनाओं यानी नेचुरल परिघटनाओं का उल्लेख होता है, जैसे कि जलवायु, जलवायु विज्ञान, मृदा और वनस्पति। यहाँ पे मानव भूगोल भूतल और मानव समाज के संबंधों का वर्णन करता है। प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय समानताओं के आधार पर संपूर्ण धरातल का वर्गीकरण करके उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपको पता है कि इसको हम भूगोल को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है आपका भौतिक भूगोल, ये दूसरा आपका मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरा आपका इंडियन ज्योग्राफी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम यूपीएससी के कंट्रीब्यू से अगर हम पढ़ेंगे इसको, तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, सॉरी भौतिक भूगोल, फिर अब आप पढ़ोगे भारत का भूगोल, फिर आप पढ़ोगे विश्व का भूगोल। यहाँ पे आपको ये पोर्शन जो है वो आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है। और ये जो क्लास है आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो सभी कंपटीशन एग्जाम उनके सभी के लिए उपयोगी है। तो इस क्लास को आपको देखते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। सॉरी यार, मिल्की वे का एक भाग है। आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पे है? दोस्तों ये कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे आप हो। आप किस पे रहते हो? आप पृथ्वी पर रहते हो। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का हिस्सा है। आपको पहले बताया था कि एक तो सूर्य और 8 ग्रह, और यहाँ पे और भी जो खगोलीय पिंड है वो आपको पता है सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे कि उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सौरमंडल है। फिर जो है वो आकाशगंगा, लाखों सौरमंडल जो है वो आकाशगंगाओं का भाग है। आकाशगंगा में सौरमंडल आपका पाया जाता है। और यहाँ पे है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जो हमारी जितनी भी खोजी हुई है, हम ब्रह्मांड के बारे में इतना नहीं जानते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे पृथ्वी यानी अर्थ, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। पृथ्वी यानी अर्थ, सौरमंडल सोलर सिस्टम, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा। यानी आप अपने घर पे रहते हो, आप अपने घर पे या गांव में रहते हो, आप गांव में रहते हो दोस्तों। फिर गांव से बड़ा क्या है? फिर गांव से बड़ा आपकी पंचायत समिति, या इससे भी छोटा हम मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत मान लो। फिर पंचायत समिति आती है। फिर आपका जिला आता है आपका। फिर आपका राज्य आता है। फिर आपका देश आता है। इस प्रकार से आपको बढ़ते चलना है। तो आप कहाँ पे रहते हो? आप रहते हो पृथ्वी पर दोस्तों। हम जो रहते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, और ध्रुवों पर थोड़ी ये चपटी भी है, इसलिए इसको भूभाग भी कहा जाता है। भूभाग यानी जियोड भी कहा जाता है इसको। और पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का भाग है, आपको पता है। और सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा में यानी मिल्की वे का एक भाग है। सौरमंडल आपका जो है वो आकाश आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा का ही एक भाग है, और जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे और हम समझते चलेंगे। ठीक है, यह अन्यथा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले, ऐसा प्रतीत होता है। मानो आकाश में हीरे जड़े हो, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी यह आपको बोल रहा है कि पूर्ण चंद्रमा, यानी आपको पूरा चंद्रमा जो है वो 1 महीने में एक बार ही दिखाई देगा। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है वो पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन बाद आप जो है वो चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रियाँ अमावस्या होती है। यहाँ पे जो है अमावस्या का मतलब क्या है, यहाँ पे नया चंद्रमा जो है वो आपका बनना शुरू हो जाता है। इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। या आपका देखो, ये पूर्णिमा का चांद है आपका, लेकिन अमावस्या को ये आपको दिखाई नहीं देगा। पूर्णिमा को आपको बहुत बड़ा चांद दिखाई देगा, ठीक है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो पूर्ण चंद्रमा पे पड़ेगा। पूर्ण चंद्रमा का अर्थ है यहाँ पे जो हमें जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है उस पर पड़ेगा प्रकाश। तो ये आपको जो चंद्रमा है ये आपको मून पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये सन है आपका, यह आपका सन है। यहाँ पे सन का प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पे मान लो कि ये सन का प्रकाश है। यहाँ पे पृथ्वी पे कौन से हिस्से पे प्रकाश पड़ रहा है ये आपको देखना है। यहाँ पे पृथ्वी पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पे, यहाँ पे आप देखोगे ना फुल मून, यहाँ पे चंद्रमा का पूरा प्रकाश पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें चंद्रमा ये पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा का जो पिछला भाग है, यहाँ पर चंद्रमा का जो ये आपको छोटा छोटा दिख रहा है, ये चंद्रमा का पिछला भाग, यानी चंद्रमा के बैक साइड जो है वो प्रकाश पड़ेगा, इसलिए हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो कि ये न्यू मून है। यहाँ पे आपको ये जो है वो आपको पता है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। यह आपका क्या है, ये ग्रह है, ये उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। किसकी परिक्रमा करता है चंद्रमा, पृथ्वी की करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है वो ये बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पे ये फुल मून की जगह ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। चंद्रमा का जो बैक साइड है ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये क्यों नहीं दिखाई देता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये इसलिए नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ कि ये चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे आपको ये अर्थ है, यहाँ पे आप मान लेना है कि यहाँ पे कोई पेड़ है, और ये जो है ये चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आप मान लो। अब आपको इस पेड़ से बांध दिया जाए, और इसको बांधना कुछ इस तरीके से है कि इसकी जो रस्सी है ना वो चारों ओर घूमे, इसके जो है वो यहाँ चारों ओर घूमे। आप इसको चारों ओर घुमाओगे ना दोस्तों, तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है आपकी नज़र यहाँ पे ही रहनी चाहिए। तो अब अगर आप इसके चारों ओर घूमेंगे तो आपका बैक साइड जो है वो नहीं दिखाई देगा। इसको आपका बैक साइड नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ये पेड़ है, इसको आपका बैक साइड या आपका दोस्त मान लो, दोस्त को आपका बैक साइड नहीं दिखाई देगा अगर आप इसको रस्सी से इसके साथ चक्कर लगाओगे तो, ठीक है। तो इसका हम आगे भी इसका अध्ययन करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं,
ऐसे गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा यानी स्टार कहते हैं। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पे ये बोलना क्या चाहता है? खगोलीय पिंड यानी ये आपका जो है वो मान लो कि ब्रह्मांड है। ये आप देख रहे हो ऊपर, मतलब आप जो है वो गर्मी के दिनों में आप ऊपर बाहर सोते हो घर से, तो आपको ऊपर जो है वो चमकते तारे या जो कुछ भी नज़र आता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में आपके ग्रह, उपग्रह, तारे सभी शामिल है। यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी, ये भी एक खगोलीय पिंड है, ये भी एक खगोलीय पिंड है। यहाँ पे ये भी एक खगोलीय पिंड है, ये भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है दोस्तों, तो खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे भी हम इसका जानने का प्रयास करेंगे। चलो, यहाँ पे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये आपका चैप्टर का नाम है। यहाँ पे ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स है, तो ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड में हम जो है वो कुछ यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह, हम मानव निर्मित, कृत्रिम उपग्रह का अर्थ है मानव निर्मित उपग्रह। हम जो है वो खुद हमारे इंसान जो है वो अब ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने लग गया है, और नई नई चीज़ों की जो है हम खोज कर रहे हैं। यहाँ पे उपग्रह यानी सैटेलाइट, ये आपका चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो आपके पृथ्वी के यानी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह, इसको हम बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और अलग अलग यानी 8 ग्रह, इनके अलग अलग जो है वो किसी के ज़्यादा उपग्रह है, किसी के कम उपग्रह, किसी के है भी नहीं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है। यह आपका सन है। ठीक है, सन जो है वो आपका जो सौरमंडल है, इसका मुखिया भी बोलते हैं इसको। सौरमंडल के चारों तरफ ये ग्रह, उपग्रह, ये जितने भी आप देखोगे तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल, सॉरी नाम आ गया है मुझे। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारों के समान, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा ही दिखाई देता है। यहाँ पे आप आसमान में देखोगे तो आपको बड़े बड़े जो ग्रह है या उपग्रह है वो आपको बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देंगे, छोटे छोटे दिखाई देंगे। आप उनको अपनी आंखों से अच्छी तरह से देख सकते हो। कोई कोई ग्रह ऐसे भी है जो हमसे बहुत दूरी पर है, वो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए हमें जो है वो दूरबीन की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपसे एक ये जो चैप्टर है, बुक है, इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रमा जो है हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, जो कि एक उपग्रह भी है। तो ये इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। इसकी दूरी आपको बतानी है, इसकी दूरी मैं बता देता हूँ आपको, 3,84,239 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आपने अब से ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया था। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बी है, सप्तऋषि। सप्तऋषि का अर्थ यहाँ पे है 7 तारों का समूह, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो आप ये ध्रुव तारा है, आपको ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो आप ध्रुव तारा को कैसे पहचानोगे? यहाँ पे देखो, यह संकेतक तारे, ये 7 तारे आप गिनोगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये 7 तारे हैं, ये 2 तारे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 2 तारे हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये 7 तारे। फिर यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना तो ये लाइन में 2 तारे लगे हुए हैं। इनकी बिल्कुल सीधी दिशा में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ध्रुव तारा नजर आएगा। ठीक है, ये संकेतक तारे हैं। यहाँ पे ये आप जिस दिशा में देख रहे हो ये उत्तर दिशा है, पीछे पश्चिम दिशा है,
यहाँ पे पूर्व दिशा है, यहाँ पे पूर्व दिशा है, ठीक है। तो नक्षत्र मंडल बेसिकली क्या है कि ये जो तारे हैं ना, इनकी जो आकृति, ये जो तारे आकृति बना रहे हैं ना, इसको ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे यार ये हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये तारा है, यहाँ पे ये तारे हैं, यहाँ पे ये आकृति बना रही हैं। तो इसी आकृति को क्या कहते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऐसा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, ये तारे हैं, ये अलग अलग आकृति बना रही हैं। यहाँ पे ये भी यहाँ पे देखो अलग अलग आकृति बना रही हैं। नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये तारे हैं, ये अलग अलग आकृति बना रही हैं। ये तारे हैं, ये अलग अलग आकृति बना रही है। यहाँ पे ये देखो कितने स्टार है, ये अलग अलग आकृति आपकी बना रही हैं। तो इनको ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। अगर कुछ आपको गलतियां हैं या हम इसमें कुछ सुधार करें तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस चीज़ का हम सुधार करना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने यार आज ही स्टार्ट की है, ये जो एनसीईआरटी बुक है पहली बार स्टार्ट की है मैंने। यहाँ पे जो ऑनलाइन है वो पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इतना मतलब अभी थोड़ा सा अंदर से और कुछ ही नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इसमें सुधार करते जाएंगे, ठीक है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाई। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आपको पीछे बता दिया है मैंने। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए या उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की दिशा को जो है वो इंगित करेगी, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों जो ग्रह है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है। चंद्रमा को आप देखते होंगे ऊपर तो वो चमकती है। तो चंद्रमा में यानी चंद्रमा आपका जो है वो एक उपग्रह यानी सैटेलाइट है। तो वो यार उसके पास जो है वो खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। आपको मैंने पीछे बताया था, कि यह आपका सूर्य सन है, यह आपकी पृथ्वी है, और यहाँ पे आपका चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये अलग अलग दिशा पे, यहाँ पे इस पे चंद्रमा का प्रकाश अलग पड़ेगा, यहाँ पे अलग पड़ेगा, यहाँ पे इसका प्रकाश पूरा पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बैक साइड पे प्रकाश पड़ेगा, इस साइड पे प्रकाश पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। हमारी पृथ्वी के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है। यही चंद्रमा के प्रकाश से ही, चंद्रमा का जो प्रकाश है उससे ही इसको जो है वो प्रकाश मिलता है दोस्तों। तो आप देखोगे कि दिन में हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे अंधेरा छा जाता है। और जो कभी कभी जो है वो महीने में 15 दिन जो है वो हमारी जो चंद्रमा है उससे, यानी पूर्णिमा की रात को आपको देखोगे तो आपको पूर्ण यहाँ पे चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पे नजर आएगा। तो वो क्यों होता है, वो बेसिकली जो प्रकाश है वो सूर्य का ही प्रकाश है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक। यहाँ पे प्लेनेट का अर्थ क्या है, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक का अर्थ क्या है, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, आपको मैंने बता दिया है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। ठीक है, तो अन्य ग्रह भी है जिनके पास अपने चंद्रमा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे शनि के पास चंद्रमा है, बृहस्पति के पास भी चंद्रमा है, यूरेनस से यहाँ पे आप देखोगे तो इनके पास चंद्रमा है। ठीक है, तो अलग अलग है और आपको मैं न्यू डाटा से रूबरू करवाता चलूँगा। एक भी जो पोर्शन है वो छोड़ने का प्रयास हम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं दोस्तों इसको पढ़ने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं आपको ऐसे समझा दूंगा तो आप जो है वो 1-2 दिन के बाद जो है इसको भूल जाओगे। तो मैं इनको पढ़ूंगा और आप इसको फिर से अगर इसको रिवाइज करोगे तो ये आपको अच्छा समझ में आएगा, इसीलिए मैं इनको पढ़ रहा हूँ, सभी को पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये आपका सन है। फिर यहाँ पे सन के सबसे जो नज़दीक ग्रह है ये आपका बुध है। बुध को इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। ये जो है वो 58 मिलियन, यानी 1 मिलियन में दोस्तों 1 करोड़ होते हैं, नहीं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, सॉरी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गई यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे जो है फिर आता है आपका शुक्र यानी वेनस, इसको बोलते हैं वेनस। ये जो है 108 मिलियन दूरी पर है। फिर आती है पृथ्वी, पृथ्वी जो है 150 मिलियन दूरी पर, यहाँ पे तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी। ये जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान है इसका। और पृथ्वी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। फिर यहाँ पे आता है आपका मंगल, क्या आता है आपका मंगल आता है, मंगल यानी मार्स। ये जो है 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप देखोगे फिर 5वें नंबर पे आएगा आपका बृहस्पति। जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पे फिर आता है आपका शनि, या आपको देख रहे हो आप। फिर आता है आपका यूरेनस, फिर आता है आपका फिर आता है आपका नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है ये जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये क्षुद्र ग्रह पट्टी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसका। अब ये क्षुद्र ग्रह है क्या, यहाँ पे ये छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के, जो यहाँ पे यहाँ पे ये जो है वो परिक्रमा करते हैं, इन ग्रहों के साथ साथ परिक्रमा भी ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे कुछ हम और देख लेते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो 88 दिन में करता है, अपने एक्स पर घूर्णन जो है वो 59 दिन में करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है वो 255 दिन में करता है। अपने एक्स पर घूर्णन, यहाँ पे जो है वो परिक्रमा, एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है घूर्णन। मैं आपको इन शब्दों का मतलब बता देता हूँ। परिक्रमण का अर्थ है चारों ओर घूमने वाला, और घूर्णन का अर्थ है अपने स्थान पर ही घूमने वाला, यानी पृथ्वी जो है वो अपनी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है, और ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है, चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको तो आप बोलोगे परिक्रमा।
ठीक है। और ये अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर जो है वो 24 घंटे का समय लेती है ये अक्ष पर घूमने का। अक्ष पर घूमने का कितना समय लेती है अक्ष पर घूमने का? 24 घंटा। 24 घंटा ये लेती है। 24 घंटे में ये जो है वो एक चक्कर अपना पूरा लगा देती है अपने अक्ष पर। तो उसको क्या कहते हैं? उसको घूर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको वापस मिटा देता हूँ। फिर मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है वो, यानी सूर्य के चारों ओर घूमता है 687 दिन में। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि 2 है, और अपने अक्ष पर जो है वो एक दिन में घूम जाता है मंगल। एक दिन रहता है घूमने में। और फिर आता है आपका बृहस्पति। फिर आता है आपका बृहस्पति यानी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल। अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे जो है वो 16 है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की संख्या 16 नहीं है दोस्तों। मैंने नासा की वेबसाइट से जो है वो न्यू डाटा में निकाल के लाया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ये बृहस्पति तो था ना, यहाँ पे आप देखोगे तो चंद्रमा की संख्या आपको कहाँ पे गया यार वो, यहाँ पे हम चंद्रमा की संख्या, ये जो डाटा है ये पुराना हो चुका है। एनसीईआरटी आपको पता है कि पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो डाटा है ये अभी मैंने कल ही नासा की वेबसाइट से जो है वो इनको डाउनलोड किया है और यहाँ पे आपके सामने लगाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मरकरी जो है वो 88, ये तो सेम है, ये तो आपका सेम रहेगा। वहाँ से आप देख लेना, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार। एक यहाँ पे जो है मिशन, यहाँ पे प्रोग्राम एक भेजा हमने, यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे इसकी जो चंद्रमा की संख्या है यहाँ पे बिल्कुल इनसाइड ट्रैक स्मॉलेस्ट, यहाँ पे चंद्रमा की संख्या बिल्कुल मरकरी पे है ही नहीं। यहाँ पे वेनस यानी शुक्र में जो है चंद्रमा, यहाँ पे 0 मून दिखाई दे रहा है आपको। मार्स, यहाँ पे मार्स में आपको जो है वो 2 मून दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दो मून दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको 2 मून दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मून दिखाई दे रहा है आपको। फिर यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे आपको जुपिटर में अभी वर्तमान में जो है वो आप खुद भी गूगल से देख लेना, यहाँ पे 95 मून्स आपको दिखाई देंगे। मून्स का अर्थ है यहाँ पे चंद्रमा। यहाँ पे सैटर्न, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मून आपको दिखाई दे रही होंगे। यहाँ पे लगभग 146 मून है, लेकिन ये एग्जिट डाटा हमें अभी तक पता नहीं है कि कितने मून है। दिन प्रतिदिन हम नए नए मून जो है वो खोजे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये इन डाटा में आगे भी हेर फेर होता रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूरेनस पे आपको 27 जो है वो मून्स आपको देख रहे होंगे। ठीक है, बाकी मिशन क्या है क्या नहीं है अभी आपको इसका पता करने की आपके चैप्टर में ये नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी किस मून में, यहाँ पे किस मून या जो आपका प्लेनेट है उस पर कौन सा मिशन गया है, ये आपको अभी जो आपकी पुस्तक है, ये बुक है एनसीईआरटी की है, तो इसमें आपको यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे जो भारत से अभी जो है चंद्रमा पे एक सैटेलाइट भेजी गई थी, यानी चंद्रयान-3 भेजा गया था, वो किस तिथि को भेजा गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे भूल गया था, पीछे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो
यहाँ पे ये 4 ग्रह है ना, इस क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह पट्टी से, इन ग्रह को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह यानी इंटरनल प्लेनेट, और इनको बोलते हैं आउटर प्लेनेट। इनको क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट। इनको बोलते हैं बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह बोलते हैं इनको, है ना दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, बाहरी ग्रह या बाह्यग्रह, ठीक है, हिंदी में। ठीक है, ये 4 इधर है, 4 आंतरिक ग्रह और 4 ही बाह्य ग्रह है, तो इनका क्रम भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है आपको ग्रह याद रखने हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे दूर पर जो है वो कौन सा ग्रह है? तो ये आप जानते होंगे कौन सा ग्रह है सूर्य से दूरी पर। ये यार जूम नहीं हो रहा, मैं तो आज पहली बार चला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है इसका कैसे करूँ, दिक्कत आ रही है इसीलिए। जूम नहीं हो रहा दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इससे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों ये आपका बुध है, ठीक है, ये बुध है। इनका क्रम याद रखना आपको। यहाँ पे 1 नंबर पे आपका बुध आता है, 2 नंबर पर शुक्र आता है सूर्य से दूरी के हिसाब से, 3 नंबर पर आपकी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, ठीक है, फिर आपका जुपिटर आ जाता है, फिर आपका सैटर्न आ जाता है, यूरेनस आ जाता है, यहाँ पे नेपच्यून आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। फिर है नेपच्यून। नेपच्यून पे यहाँ पे आप देखोगे तो 14 मून आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे बता रहा है, नासा बता रहा है कि यहाँ पे एक मिशन भेजा जा चुका है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। यहाँ पे जो खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर, यहाँ पे दोस्तों ये क्या करते हैं? खगोल शास्त्री क्या करते हैं? ये यहाँ पे जो हमारे खगोलीय पिंड है, जो हमें दिन के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं या रात के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं, इनका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। और भारत के जो प्राचीन खगोल शास्त्री थे उनका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था। तो क्या सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने? क्या सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार का इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। चलो आगे चलते हैं। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये क्या कहना चाहता है? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, यहाँ पे 3 ग्रह है। छल्ले किस किस ग्रह हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन पे छल्ले पाए जाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लिख लेना आपको, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। अब छल्ला क्या है? ये देखो, आप देख रहे होंगे ये शनि है। यहाँ पे इसके देखो, यहाँ पे ये आपको देख रहे होंगे ये छल्ला है, ठीक है, ये चारों ओर पाया जाता है। और ये किसका बना होता है? तो ये जो है वो असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। यहाँ पे विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते दोस्तों, हमें इनको देखने के लिए जो है वो दूरबीन की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल, यह आप देख रहे होंगे सौर मंडल। हमारे चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। सूर्य, 8 ग्रह उपग्रह, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सूर्य, 8 ग्रह उपग्रह। सूर्य,
8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यहाँ पे दोस्तों ये सूर्य है, ये सौर परिवार का मुखिया है। अब सूर्य के चारों ओर आप देख रहे होंगे, कि यहाँ पे जो है वो असंख्य छोटे छोटे पिंड या ग्रह या उपग्रह या सेलेस्टियल बॉडी यानी क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, ये चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको क्या नाम देते हैं हम? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम नाम देते हैं दोस्तों इनको। ठीक है, यहाँ पे ग्रह, ये ग्रह ना, इन ग्रह के आपको पता है कि यहाँ पे सैटेलाइट यानी उपग्रह चक्कर लगाते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनके किसी के भी पास, ये जो घूम रहे हैं चारों ओर, इनके किसी के भी पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है दोस्तों, इसलिए इनको ग्रह उपग्रह कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सन है, ये सन को हम जो है वो एक तारा भी कहते हैं, ठीक है, स्टार भी कहते हैं। तो जो स्टार होते हैं इनके खुद के पास जो है वो अपना प्रकाश होता है, यानी ये स्वयं के प्रकाश से प्रज्वलित होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये ग्रह है, इनके पास प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इनके पास प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको सोलर सिस्टम समझ में आ गया होगा। सोलर सिस्टम यानी सूर्य, इस सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह, उपग्रह या उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे जो चक्कर लगाते हैं इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये भी आपको पता चल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये आपको मैंने बता दिया है, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म है, गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश या ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे यह बहुत दूर है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पे सौर शब्द का अर्थ जो है वो सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। ठीक है, तो हम भारत में जो है वो सूर्य को सूरज, कोई व्यक्ति जो है वो सूरज के नाम से जाना जाता है। सन, यहाँ पे आपका सन आ जाता है, सूर्य आ जाता है, और भी बहुत है। यहाँ पे एक ये आ गया, सोल आ गया। ठीक है, ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वर्ड यूज नोट्स। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है वो ग्रहों यानी सूर्य के दूरी के हिसाब से जो नज़दीक ग्रह है उनका जो है वो क्रम वाइज आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी आपको पता है कि जो यार ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो जल्दी लगाएगा चक्कर, और जो दूर है वो उसको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको पीछे भी आप देखोगे तो आपको अपने बुक में देखोगे तो यार आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शुक्र पृथ्वी की जुड़वां ग्रह क्यों माना जाता है पृथ्वी का, यानी इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। तो क्या वहाँ पे हमारे जैसे आदमी रहते हैं? क्या वहाँ पे जीवन पाया जाता है? क्या वहाँ पे जानवर रहते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो स्थिति है, ये आकार यानी पृथ्वी का आकार और शुक्र का आकार जो है वो हम
सेम भी मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम सा की है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूपी 313 सिरिस तथा प्लूटो बोन्य ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 9 ग्रह मान रहे थे, लेकिन प्लूटो को जो है वो 2006 में खगोलीय संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने जो 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको ग्रह की परिभाषा बतानी है कमेंट सेक्शन में, कि ग्रह की जो स्पष्ट परिभाषा है आपको 2 लाइन में ही बतानी है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बार बार इसको रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको याद हो जाए। ठीक है, हम कुछ प्रश्न भी देंगे आपको। ठीक है, चलना आगे चलते हैं। फिर है यहाँ पे आपका पृथ्वी यानी अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहते हैं दोस्तों, भूआब यानी जियोड कहते हैं। भूआब या जियोड का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है दोस्तों, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यहाँ पे जीवन है, यहाँ पे मानव भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी, यहाँ पे इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे 71% भाग पे यानी 75% भाग पे जो है आपको भाग पे आपको पानी नजर आएगा। इसलिए अगर हम चंद्रमा पे खड़े होकर अगर पृथ्वी को देखेंगे ना दोस्तों, तो ये हमें नीला ग्रह दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही ठंडा है, यही कारण है कि यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे क्या माना जाता है दोस्तों, अद्भुत ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, यानी 71% जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा आपको पता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करती है, और इसको जो परिक्रमा करने में जो समय लगता है ना, वो लगता है इसको 27 डेज लगते हैं इसको। ठीक है, इसकी दूरी जो है वो 3,84,000 पीछे मैंने गलत बता दिया था, 239 बता दिया था, लेकिन यहाँ पे 3,84,400 किलोमीटर इससे दूर है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह चंद्रमा, हमारा व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है, यानी 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन या 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 150 मिलियन में जो है आपको क्या कर देना है, भाग दे देना 10 का, फिर आ जाएगा आपका 15 करोड़। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों। ठीक है, चीज़ क्या बताई थी कि इसको समझने के लिए यहाँ पे मान लो कि ये आपका दोस्त है। ठीक है दोस्तों, ये आप हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दोस्त के आपका दोस्त जो है यहाँ पे, सॉरी इसको मैं एक बार मिटाना चाहता हूँ। ये मान लो कि ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है। आपके दोस्त को आपको रस्सी बांध दी है इस प्रकार से। ये आपका जो दोस्त है ये दिख रहा है, कांच यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये मान लो कि कांच है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रस्सी है, ये आपने मतलब आपके जो हाथ है वो बंधे हुए हैं। अब आप जो है लेफ्ट राइट यहाँ पे इधर होगे ना, तो यहाँ पे सीधा नहीं जाओगे दोस्तों, आप इस प्रकार से गोल गोल चक्कर लगाओगे आप। ठीक है, लगाओगे ना, और इधर से जाओगे तो भी आप गोल गोल चक्कर लगाओगे इसकी, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं। और ये रस्सी जो है यहाँ से, ये रस्सी जो है ये कांच बंधा हुआ, तो ये घूम रही है रस्सी। ठीक है दोस्तों, तो आपके दोस्त को, आपका दोस्त जो आपको देख रहा है कांच के अंदर से, तो आपका जो बैक फ्रंट है,
आपका बैक फ्रंट है, पीछे वाला हिस्सा यह आपके दोस्त को नज़र नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आपका जो मुंह है ना वो केंद्र की तरफ है। ठीक है दोस्तों, आपका मुंह क्या है, केंद्र की तरफ है। आपका दोस्त भी घूम रहा है, मान लो कि आपका दोस्त आपकी तरफ देख रहा है, देखते देखते घूम रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखोगे ना, तो आपको ये जो चंद्रमा का जो बैक साइड का एरिया है यह आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो चंद्रमा है ये आप देख रहे हो, ये आगे वाला हिस्सा है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। अभी जो चंद्रयान 3 उतरा था वो आपको पता है कि बैक फ्रंट पे ही उतरा था, जहाँ पे बिल्कुल भी अंधेरा रहता है, हमें तो वो हिस्सा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चांद पे दोस्तों 15, आपको पता है कि 15 दिन रात और 15 दिन अंधेरा रहता है, यहाँ पे बैक फ्रंट आगे फ्रंट। ठीक है, आप एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, तो हमें जो दिखाई दे रहा है उस पर जो है 15 दिन, यहाँ पे दिन जो है वो 15 दिन का होता है, और वहाँ पे जो है वो रात होती है बैक फ्रंट पे। और अगर बैक फ्रंट पे 15 दिन का दिन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम अमावस और पूर्णिमा को जो है वो निर्धारित की जाती है। पूर्णिमा को आपको पता है कि जो हमारे जो मून है ये हमें पूरा दिखाई देता है, एकदम चमकदार दिखाई देता है। सूर्य की पूरी जो रोशनी है वो चंद्रमा पे पड़ती है। ठीक है, लेकिन अमावस्या को हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा का बैक फ्रंट है उस पर प्रकाश होता है, तो यहाँ पे हमें जो आगे वाला फ्रंट है वो दिखाई ही नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यह आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने बताया था कि ये आप हो और ये चंद्रमा है। तो ये जैसे जैसे देखो, ये इस प्रकार से इस दिशा में आपको चक्कर लगाते हुए नजर आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे इस पृथ्वी पे बैठे हैं, तो हमें इसका बेग जो फ्रंट है, इसका पीछे का जो पोर्शन है वो हमें दिखाई नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि मान लो कि ये केंद्र है और ये मान लो कि मैं हूँ। तो इस प्रकार से मैं चक्कर लगाऊंगा ना दोस्तों, तो मैं अपने अक्ष पर ही घूमती है। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो है कि ये अपने अक्ष पर जो घूमती है ना, यानी इसका घूर्णन जो है वो भी 27 डे का है। और ये जो पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाती है यानी परिक्रमा करती है, वो भी 27 डे है। ये आप समझ गए होंगे, यानी यहाँ पे इक्वल आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ग्रह तथा उपग्रह, यहाँ पे ग्रह है, उपग्रह, यहाँ पे मानव निर्मित उपग्रह। ये आपको पता होगा, ग्रह की मैंने आपको परिभाषा बता दी है, लेकिन थोड़ा बहुत उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे उपग्रह आपको बता दिया है, उपग्रह के बारे में भी बता दिया, लेकिन एक बार और पढ़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों की तरह यहाँ पे स्पष्ट क्या है, इसका कृत्रिम पिंड यानी मेन मेड इसको बोलते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक है वो अपने खुद के जैसे इसरो है, नासा है, ये अपने खुद के जो है वो उपग्रह भेजते हैं ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए, तो उनको मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है वो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हैं। क्या पता, मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि, क्योंकि क्वालिटी में भी मुझे तो अभी तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें तो ठीक दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी में परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतना नॉलेज नहीं है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में
उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड, एक है उल्कापिंड। दोस्तों यहाँ पे क्षुद्र ग्रह जो है वो, इनमें भेद क्या है? क्षुद्र ग्रह बहुत ज़्यादा थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और जो उल्कापिंड है ये पत्थर के आकार के होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं आकार में। मेटेरोइड, यहाँ पे दोनों ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में आपकी बुक में 1.2 चित्र दिया गया है, उसमें आप देखोगे क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो क्षुद्र ग्रह ये बहुत मतलब ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन जो उल्कापिंड है उनसे बड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। उल्कापिंड, मेटेरॉइड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या बन जाता है? गड्ढे बन जाते हैं दोस्तों, और उनसे क्या क्या बन जाती है दोस्तों? उनको क्या बोलते हैं हम? झील बन जाती है। वहाँ पे धरती पे क्या बन जाती है? झील बन जाती है। तो आपको बताना है कि भारत में ऐसा उल्कापिंड के कारण कौन सी झील बनी थी। ठीक है दोस्तों, मेटेरॉइड के कारण। आगे चलते हैं। यहाँ पे आकाशगंगा, आकाशगंगा। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज, मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का एक पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम जो आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा कैसे नाम पड़ा? हमारी जो गंगा नदी है ना, इसको नदी के समान देखा गया था, तो इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाश में देखते थे हम, तो यहाँ पे हमें नदी नजर आती थी, गंगा नदी, तो यहाँ पे जोड़ दिया दोनों और आकाशगंगा नाम पड़ गया इसका। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक प्रश्न है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं दोस्तों? उल्कापिंड कहते हैं क्या? खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन से है। क्या कथन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। ठीक है दोस्तों, तो ये यूपीएससी में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप मैं अगले चैप्टर में ये क्वेश्चन जो है वो भरपूर मात्रा में लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपको सॉरी मैंने आंसर तो इसका बताया नहीं दोस्तों। इसका जो आंसर है वो दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भैया। एनालिसिस ऑफ टीचिंग, यहाँ पे कुछ प्रश्न और हैं, उनका हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों मैंने आकाशगंगा के बारे में अभी आपको इतना नहीं बताया था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ना, तो वैसे वैसे हमारे को समझ में आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये आपको चमक, ये जो दिख रही है ना, ये आकाशगंगा है। इसी आकाशगंगा में इसी आकाशगंगा में हमारा जो है वो सोलर सिस्टम है, यानी सौरमंडल है। और आकाशगंगा में जो है ऐसे बहुत से सौरमंडल है जिनकी हम खोज अभी तक नहीं कर पाए हैं, और कुछ की वैज्ञानिक जुटे हैं उसको खोजने में। ठीक है दोस्तों, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? सोलर सिस्टम का भाग है, सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है दोस्तों, और आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड का भाग है। तो ब्रह्मांड में आपको पता है कि लाखों आकाशगंगाएं आपको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है, और जिनकी खोज अभी चल रही है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इंसान जो है वो खोजता चला जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में हम इतनी जानकारी अभी तक जुटा नहीं पाए। हम 0.0001% जानकारी भी ब्रह्मांड के बारे में नहीं जुटा पाए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर बना था? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। या आपको आंसर देना है इसका। ये मान लो कि प्रश्न है पहला प्रश्न यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया था मैं। ठीक है, लगाना भूल गया था। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। तो ये किससे सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर बना होता है, ये आपको बताना है। अरे तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा आपको। मुझे तो पता है लेकिन आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या आकाशगंगा कहते हैं? ए, बी सौरमंडल, सी एंड्रोमेडा, डी नक्षत्र मंडल। ये दूसरा प्रश्न आपका, आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। ठीक है, फिर है क्योंकि हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं ये प्रश्न आपको नहीं पूछूंगा तो ये कोई काम का नहीं है ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, आपका थोड़ा बहुत माइंड जो है वो खुलना चाहिए दोस्तों। लेकिन मुझे पता है कि मेरे सामने दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ आज, अन्यथा मैं स्कूल में पढ़ाया करता हूँ। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं क्या? क्या आपको सोचना है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। ये दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद इतना देखने के लिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहे और आगे हम जो है इसमें सुधार करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम हो और यहाँ पे जो आवाज़ है वो इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है दोस्तों, क्वालिटी में भी, वीडियो की क्वालिटी। लेकिन मैंने जो है वो अपने मन से यहाँ पे मेहनत करके यहाँ पे आपके सामने में लाया हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलो बाय, धन्यवाद।